हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है और जो इसका पीडीएफ है वो मैंने आईएएस गेटवेज के जो एंड्रॉइड ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप सिंपली रजिस्टर करके फ्रीली एक्सेस कर सकते हो इसका पीडीएफ। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज असर्शन एंड रीजन। इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग कोनिंग ऑफ व्हील्स। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि जो हमारा व्हील अरेंजमेंट है हमारी ट्रेन्स में वो कैसा रहता है। तो बेसिकली हमारे पास एक व्हील का फ्रेम है विच इज बेसिकली रिजिड। उस फ्रेम में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं कि हमारा एक एक्सेल है जिसमें बेसिकली दोनों एंड्स पे हमारे फिटेड है व्हील्स। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर दीज आर दी व्हील्स और ये हमारा जो है ये हमारा रिजिड एक्सेल है जो दो व्हील्स को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, तो जो ये व्हील्स हैं इसमें आप देख पा रहे हैं जो स्लोप है ये कुछ इस तरह से, एंड दिस इज बेसिकली द रेल जिसके ऊपर हमारा व्हील चल रहा है। ठीक है, अगर आप रियल एक्चुअल फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरह ये हमारी रेल हो गई। रेल के ऊपर हमारा एक सिंगल एक्सेल का मैंने फ्रेम दिखाया हुआ है जिसमें आपका ये व्हील जो है ये रखा हुआ है, एंड दिस पोर्शन ये जो आपका उभरा हुआ पोर्शन है दैट दिस इज कॉल्ड फ्लैंज। और जो आपका ये वाला जो चिकना वाला सरफेस है ये वाला दिस पोर्शन इज नोन एज ट्रेड। तो बेसिकली व्हील में हमारे दो पार्ट्स हो गए, फ्लैंज एंड ट्रेड, जो कि हमारे रेल के टॉप टेबल पर चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉप टेबल। ठीक है, तो अब यहां पर बात यह आती कि हमने जो इसका स्लोप है ये स्लोप में क्यों रखा हुआ है जिसको हम बेसिकली कोनिंग बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्लोप है जो हमने इंडियन रेलवेज में फॉलो किया है दैट इज 1/20। 1/20 का स्लोप है हमारा इस पोर्शन का। बेसिकली जो स्लोप है हमारा इट इज इन ट्रेड पोर्शन। ठीक है, तो ट्रेड पोर्शन में जो स्लोप है 1/20 का, और ये वाला जो एक्सेल है जिसको हम व्हील एक्सेल बोल रहे हैं, एक्सेल बेसिकली तो ये जो डिस्टेंस है दो व्हील के फ्लैंजेस के बीच में इसको बोलते हैं हम लोग व्हील गेज। इसकी जो हमारी रेंज है जो हमारे कोचेस हैं उसमें जो हम लेते हैं दैट रेंज इज 1599 mm से ये रेंज हो सकती है 1602 mm तक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे हमारा जो सरकमफरेंस है इस ट्रेड का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो जब हमारी ट्रेन चल रही है तो जो हमारा व्हील है वो सेंट्रली अलाइंड होगा अगर हमारा ट्रैक स्ट्रेट है और लेवल्ड सरफेस पे हमारा ट्रैक बिछा हुआ है। बट जब आपका यही ट्रैक अगर कर्व्ड है, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज अ कर्व्ड ट्रैक, तो होगा क्या, बिकॉज दिस इज अ रिजिड फ्रेम तो एंगुलरिटी के इफेक्ट की वजह से देयर विल बी वियर एंड टियर ऑन दिस रेल। ठीक है, जिससे हमारा जो ट्रेड होगा वो भी स्लाइडिंग एक्शन की वजह से टॉर्न आउट या वियर आउट हो जाएगा। तो रोल आता है हमारा इस स्लोप्ड सरफेस का। होगा क्या, बिकॉज जो हमारी आउटर रेल की लेंथ है उस पे व्हील को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो सरकमफरेंस ऑफ व्हील है यानी ट्रेड है ऑन आउटर व्हील्स, तो ये आउटर व्हील्स पे जो ट्रेड होगा उसका जो सरकमफरेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो सरकमफरेंस होगा हमारे इनर व्हील्स के ट्रेड का। ठीक है, तो इनर व्हील्स का जो ट्रेड है उसका जो सरकमफरेंस होगा आप देख पा रहे हैं ये हमारा यहां पे कर्व का डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए आपको दिख रहा है कि यहां पर हमारा जो व्हील है वो हमारा लार्जर डायमीटर पर प्लेस्ड है, बिकॉज यहां पे आउटर व्हील पे हमें
आउटर कर्व की लेंथ के अलोंग इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, बट एक्चुअल में ये हमारा फ्रेम जो है वो रिजिड है, तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से इसको बड़े वाले डायमीटर में इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, बिकॉज सेम टाइम में उसको उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जितना इनर व्हील ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो स्लिपिंग और स्किडिंग एक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा इस कोनिंग की वजह से, और हमारा जो मोशन है जो वो स्मूथ राइडिंग हमें मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ये कोनिंग हटा दें तो देयर विल नॉट बी स्मूथ राइडिंग। ठीक है, एंगुलरिटी की वजह से ये हमारा जो ट्रेड है वो वॉर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम ऑब्जर्व किया होगा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो आपका ट्रैक स्ट्रेट है तो आपको बहुत स्मूथ राइडिंग मिलेगी, बिकॉज जो व्हील्स हैं वो सेंट्रली अलाइंड है। जैसे ही कोई ट्रैक में इरेगुलरिटी मिलती है तो हमारा ये स्वयं मोशन में आता है, हिलती है। आपकी जो नीचे व्हील असेंबली है वो आपकी साइनोसोइडल मोशन की वजह से हिलती है। ठीक है, तो वहां पर आपको स्वयं मोशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक पैरामीटर ये हो गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, जो हमने स्लोप दे दिया, दिस इज कॉल्ड कोनिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, अब आते हैं कोनिंग का एडवांटेजेस क्या हुआ। इट हेल्प्स द व्हीकल टू निगोशिएट अ कर्व स्मूथली, यानी हमारा जो स्मूथ निगोशिएशन होगा। ठीक है, दूसरा कि राइडिंग हमारी स्मूथ राइड हो जाएगी। तीसरा हमारा हो जाएगा कि वियर एंड टियर, जो हमारे व्हील फ्लैंजेस हैं, बिकॉज एंगुलरिटी का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा और वियर एंड टियर इस वजह से रिड्यूस हो जाएगा। मैथमेटिकली जो हमारी स्लिप जिसे हम कहते हैं कि जो स्लिप हमारी इंट्रोड्यूस हो रही है कर्वेचर की वजह से, अगर हम ये अज्यूम करें कि थीटा हमारा एंगल है जो कर्व का के सेंटर पे बन रहा है बाई रिजिड व्हील बॉक्स और जी इज द गेज इन मीटर्स, तो हमारा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि दिस इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज स्लिप। जैसे आपने रेसिप्रोकेटिंग में भी एक स्लिप पढ़ा होगा, वो स्लिप नहीं है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्व एंड द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक। तो वो हमारा ब्रॉड गेज के लिए देखा गया है कि दिस वैल्यू इज 0.029 मीटर फॉर 1 डिग्री कर्व ऑफ ब्रॉड गेज। ठीक है, तो ये आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये आपका स्ट्रेट ट्रैक है, तो हमारा जो व्हील का ट्रेड है वो सेंट्रली अलाइंड होगा, और जैसे ही ट्रैक की रेगुलरिटीज आएंगी तो देयर विल बी स्वे मोशन, जिसकी वजह से हमारा डायमेट्रिकली पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो रेल्स हैं, ठीक है, इसको वो रेल्स भी हमारी फ्लैट नहीं रखी जाती हैं। ठीक है, वो रेल्स भी हमारी बेसिकली कैंटेड रहती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो जो रेल्स होंगी वो स्लीपर के कुछ इस तरह से रहेंगी। ठीक है, हमारा जो स्लीपर होगा वो भी 1/20 पर कैंट होगा, ना कि हमारी रेल हमारी कैंटेड नहीं रहेगी। हमारा जो स्लीपर जिसके ऊपर रेल सपोर्टेड है वो हमारा 1/20 के स्लोप में रहेगा, ताकि इस कोनिंग ऑफ व्हील्स को मैच आउट कर सके। ठीक है, अब ये हमारा व्हील का ऊपर का टॉप हो गया। तो इस चीज को मैच आउट करने के लिए हमने क्या किया, 1/20 का यहां पर भी जो कैंट है वो स्लीपर्स में दिया। ठीक है, रेल शीट में दिया बेसिकली। तो हमारी रेल अगर फ्लैट हो जाएगी तो होगा क्या, अगर आपसे कहा जाए कि रेल्स आपकी फ्लैट है और आपने उस पर कोन्ड वाला व्हील रख दिया, तो रेल्स आर फ्लैट, तो होगा क्या, हमारे जो कोनिंग वाले व्हील्स जब चलेंगे तो देयर विल बी एसेंट्रिक लोडिंग एट द एजेस। हमारी एसेंट्रिक लोडिंग होगी एजेस पे, जिसकी वजह से लेटरल बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी एंड दे विल कॉज द वियर एंड टियर ऑफ रेल एज वेल एज रेल भी हमारी वियर आउट होगी और जो हमारा व्हील का फ्लैंज है वो भी वियर आउट होगा। तो इस वजह से रेल्स को फ्लैट नहीं रखना है, रेल्स को टिल्ट करके रखना है ऑन द रेल शीट एट द सेम एंगल जो हमारा एंगल कोनिंग का है। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील्स दिस साइड मूवमेंट, जो कर्वेचर में साइड मूवमेंट results in tread circumference of one wheel increasing over the other. As both the wheels have to traverse the same distance, this causes one wheel to slide due to resistance caused by sliding. अभी जब इधर से उधर स्वे हो रहा है हमारा एक्सेल, तो देयर विल बी रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ठीक है, और हमारा साइड मूवमेंट प्रिवेंट करता है। ये कोनिंग बेसिकली हमारी साइड मूवमेंट प्रिवेंट कर रही है। हमारी यही सेम अरेंजमेंट जो है वो हमारे इरेगुलरिटीज को कैटर कर रही है। अगर ये कोनिंग नहीं होती तो साइड मूवमेंट जो होगा वो कंटिन्यूड रहेगा, एक तरफ को भागेगा, हमारा जो एक्सेल है वो एक तरफ को भागेगा और इट विल कम इन कांटेक्ट ऑफ द साइड ऑफ रेल, वो रेल के कांटेक्ट में आके यहाँ पे इसको वियर आउट कर देगा। ठीक है, तो ये जो स्वे को बैलेंस आउट कर रहा है ये कोनिंग कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप असर्शन पढ़ेंगे कि कोनिंग ऑफ व्हील्स इन रेलवेज डज नॉट कॉज वियर एंड टियर ऑफ रेल्स, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दे रिड्यूसेस दी, ये वियर एंड टियर को रिड्यूस करते हैं। द व्हील्स आर टिल्टेड, रेल्स आर टिल्टेड, ध्यान से आपको पढ़ना होगा। रेल्स जो हैं दे आर टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 1/20 टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑन द रेल्स। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो दे विल कॉज द सेंट्रिक लोडिंग, सेंट्रिक लोडिंग आएगी जो एजेस में हमारा वियर एंड टियर करेगी, एज वेल एज ऑन ट्रेड ऑफ द व्हील्स। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे डिफरेंट जो हमारा परमानेंट वे, जो हमारा ट्रैक का पूरा फॉर्मेशन है along with ट्रैक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं परमानेंट वे। अभी अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कह सकते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज बेसिकली दी रेल। ठीक है, ये आपके स्लीपर्स हैं, ये आपकी फास्टनिंग्स हैं जो हमारी स्लीपर के साथ रेल को होल्ड करके रख रही हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फास्टनिंग्स। ठीक है, ये फास्टनिंग्स हो गई। अब ये रेल्स हमारी सपोर्टेड हैं, यहां पर हमारा इलास्टिक फास्टनिंग्स होंगी। इट मे बी ऑफ, यहाँ पे रबर पैड हो सकता है। ठीक है, इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, इलास्टिक रेजिलियंस बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर रबर पैड दिया है एंड दिस इज सपोर्टेड ऑन स्लीपर। स्लीपर के नीचे हमारा बेलास्ट है और बेलास्ट के नीचे हमारा सब बेलास्ट है। तो जो बेलास्ट है बेसिकली दिस इज बेसिकली दी एक्टिंग एज अ इलास्टिक फाउंडेशन। इसके नीचे भी हमारा फिर सबग्रेड है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली अर्थ फॉर्मेशन हो सकता है विच इज बेसिकली दिस सबग्रेड। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये अरेंजमेंट है, ये सारा जो भी लोड आ रहा है, प्राइमरी पर्पस ये है कि जो भी हमारा लोड आएगा वो हमें सबग्रेड तक पहुंचाना है। ठीक है, विदाउट कि हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो इन कंपोनेंट्स के अंदर विद इन दी सेफ लिमिट रहें। ठीक है, अदरवाइज एक कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट फेल होगा तो इट विल डिटोरेट द ट्रैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अब आते हैं, और ये हमारे बिकॉज जो हमारी रेल्स हैं वो लिमिटेड रोलिंग उनकी जो होती है वो लिमिटेड लेंथ में होती है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट, या दूसरा तरीका है कि उनको वेल्ड कर दो। तो यहां पे जो आपको दिख रही है ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज अ फिश प्लेट। यहां पर हमारा एक जॉइंट है, आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो देयर विल बी अ जॉइंट। ठीक है, यहां पे हमने 3 और 3, अभी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है रेलवेज में उसमें 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट देने का प्रोविजन किया गया है, जिसमें हमारे जॉइंट के तीनों तरफ हमारे 3-3 होल होंगे, जिसमें 3 बोल्ट्स उसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जॉइंट जो है वो स्लीपर के ऊपर सपोर्टेड ना हो। ठीक है, तो एक फिश प्लेट हमारा अरेंजमेंट हो गया रेल्स को होल्ड करने का, या दूसरा तरीका है कि हम रेल्स को वेल्ड कर दें। तो यहां पर आपको जो ये दिख रहा है दिस इज फिश प्लेट। पहले हमारी जो फिश प्लेट थी वो अभी 600
मतलब छोटे लेंथ की थी जिसमें 4 बोल्ट हुआ करते थे, तो आपको कहीं कहीं 4 होल वाली भी फिश प्लेट मिलेगी और 6 बोल्ट वाली भी मिलेगी, 6 होल वाली भी मिलेगी, जो कि बेसिकली 1 मीटर फिश प्लेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लोड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पॉइंट लोड है जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा लग रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक कंसंट्रेटेड लोड है, फिर एक लाइन लोड है जिसमें विड्थ के डायरेक्शन में हमारा हमने कंसीडर नहीं किया है, लोड हमारा एक लाइन के अलोंग लग रहा है। ठीक है, इसकी नोट एसआई यूनिट में आप लिख सकते हो कि पर मीटर लेंथ ये लोड एक्ट कर रहा है। और यूडीएल क्या हो गया, पर्टिकुलर एरिया में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये हमारा लोड जो है दिस इज 1 मीटर मान लेते हैं, ये 1 मीटर मान लेते हैं, तो ये लोड हम एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल पर मीटर स्क्वायर में हमारा 1 किलो न्यूटन लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेलवेज में जो हमारा लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि अब हमारा मान लीजिए ये व्हील है विच इज बेसिकली रोलिंग। ठीक है, तो ये जो रोलिंग लोड है, ठीक है, दिस रोलिंग लोड इज एज्यूम्ड टू एक्ट ऑन द रेल टॉप अबव द स्लीपर एज अ पॉइंट लोड। ठीक है, जब ये रोलिंग लोड है जो ये हमारा पॉइंट लोड की तरह ट्रांसफर होगा स्लीपर में। ठीक है, तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है कुछ इस तरह है। तो बेसिकली क्या है, हम अज्यूम कर सकते हैं अपनी इलास्टिक थ्योरी में कि जो ये रेल है ये बेसिकली हमारी एक कॉन्टिन्यूअस बार है जो कि हमारा इलास्टिक फाउंडेशन पर सपोर्टेड है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इलास्टिक फाउंडेशन जो कि बैलास्ट के फॉर्म में है, एंड इलास्टिक फाउंडेशन में हमारे ये जो स्लीपर्स हैं ये दीज आर द सपोर्ट्स विच आर एक्टिंग इलास्टिकली ओवर दिस इलास्टिक फाउंडेशन। ठीक है, तो लोड का अगर मतलब फ्लो देखें तो पहले हमारा रोलिंग लोड जो है, दिस रोलिंग लोड बेसिकली दिस इज बेसिकली डायनेमिक लोड। ठीक है, तो डायनेमिक लोड जो है ये हमारा रेल टॉप पे रोल करता हुआ जा रहा है, एंड दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड एज अ पॉइंट लोड टू स्लीपर टॉप। ठीक है, जिसको आप रेल शीट भी कह सकते हैं, SEAT। तो जो ये पोर्शन है आपका, ठीक है, जो बेसिकली रेल का जो बॉटम फेस है जो हमारे स्लीपर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो रेल शीट है। ठीक है, तो लोड हमारा जो इस पे हमारा रोलिंग लोड चल रहा है, ठीक है, तो देयर विल बी कांटेक्ट। ठीक है, बिकॉज ये सर्टेन स्पेसिंग पे हमारे सपोर्ट्स सिचुएटेड है, तो यहां पर हमने अज्यूम किया तो ये हमारा पॉइंट लोड के फॉर्म में यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन अगर साइड से व्यू लें तो हमारे पॉइंट लोड्स आ गए। तो बेसिकली क्या किया, इस रेल ने हमारे इस डायनेमिक रोलिंग लोड को पॉइंट लोड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो पहला स्टेटमेंट था कि रेल्स जो हैं दे कन्वर्ट द रोलिंग लोड्स इनटू द पॉइंट लोड्स, एंड दीज रोलिंग लोड्स आर डायनेमिक या मूविंग लोड्स हैं। ठीक है, बिकॉज ठीक है, अब जो स्लीपर्स हैं because they are basically supporting the rails and transferring the load further to the ballast। ठीक है, बीच में इसमें हमारा रबर पैड भी है तो उसको भी यहां पर बात नहीं कर रहे। तो रबर पैड, रेल शीट से रबर पैड से हमारा नीचे चला गया स्लीपर के टॉप पे। अब स्लीपर के टॉप के बाद ये स्लीपर का बॉटम का जो क्रॉस सेक्शन अगर आप ऐसे देखोगे तो दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस लोड लाइक दिस। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो इट विल बी एक्टिंग एज दिस, लाइक दिस। तो इस तरह हमारा एक्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट लोड है, बिकॉज इसके नीचे हमारा फाउंडेशन में, प्लास्टिक फाउंडेशन में बैलास्ट लगा हुआ है,
तो ये जो इसने क्या किया, सरफेस एरिया है हमारे पास, स्लीपर के बॉटम में सरफेस एरिया है, ठीक है, विच इज बेसिकली प्लान में अगर देखें तो रेक्टेंगुलर एरिया है। तो ये पूरे जो 2 पॉइंट लोड दोनों एजेस में थे ये हमारे यूडीएल में कन्वर्ट हो गए। तो स्लीपर के टॉप से स्लीपर के बॉटम में हमारा जो लोड है और इलास्टिक फाउंडेशन का सपोर्ट रिएक्शन भी होगा जो रिवर्स उसको बैलेंस आउट कर रहा होगा, तो ये हमारा पॉइंट लोड से यूडीएल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये यूडीएल के कंपोनेंट्स अगर देखें तो ठीक है, इसी तरह हमारे पैरेलली चल रहे हैं। तो जो सिंगल फ्रंटेज लाइन है, अब ये हमारा फर्दर हमारा क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा एक सिंगल लाइन लोड बन रहा है यूडीएल के कंपोनेंट्स में, जो बेलास्ट है इसको फर्दर हमारा यूडीएल में बांटता जा रहा है। इस तरह हमारा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल रहा है और फिर फर्दर वो सबग्रेड पर चला जा रहा है। तो स्लीपर बॉटम से हमारा, इसको आप कह सकते हो बेलास्ट का टॉप। अब बेलास्ट के टॉप में जो इंडिविजुअल लाइन लोड्स जाएंगे, अगर हम इसको कुछ इस तरह देखें तो लाइन लोड्स हमारा बेसिकली ये होगा। अब ये फर्दर हमारा यूडीएल में बेलास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबग्रेड में। तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे हमारा लोड फ्लो हो रहा है। अब जो हमारे स्लीपर के रेल शीट पे कितना प्रेशर आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, वो निकालने के लिए हमारी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें एक थ्योरीज हमारी जो फेमस है दैट इज बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी गिवन बाय P अपॉन Z म्यू इंटू L इंटू म्यू इंटू S, जहां पे S जो है दिस इज बेसिकली द स्लीपर स्पेसिंग, Z जो है ये हमारा बेसिकली रेल सेक्शन का इलास्टिक मॉडुलस है, म्यू जो है ये हमारा ट्रैक मॉडुलस है, P हमारा व्हील लोड है जो हमारा एक्सेल लोड है बेसिकली। तो दिस इज बेसिकली एक्सेल लोड, ठीक है। तो इस PS अपॉन ZL से आप ये निकाल सकते हो कि रेल शीट पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपने कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में अज्यूम किया है, ठीक है। तो जनरली जो मैक्सिमम लोड है रेल शीट पे वो डायनेमिक व्हील लोड का 30 से 50% होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हमारा बहुत सारे अदर फैक्टर्स, हमारी पैकिंग कैसी है, ठीक है, और जो व्हील यहां पर चल रहा है, ठीक है, तो रोलिंग करते समय देयर विल बी सम कॉन्टैक्ट एरिया ओवर द रेल, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एरिया होगा इसमें बिकॉज, तो उसके लिए एक थ्योरी है हमारी, हर्ट्ज ने प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कॉन्टैक्ट शियर स्ट्रेस होगा, जो इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे होगा, कॉन्टैक्ट शियर स्ट्रेस, दैट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू 4.13 P अपॉन R की पावर 1/2। यहां पे F जो है वो kg पर mm स्क्वायर है, P is the basically the wheel load and R is the radius of worn out wheel, ठीक है, because it will produce maximum stress, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट शियर स्ट्रेस हमारा जो यहां पर शियर स्ट्रेसेस होंगी रेल टॉप टेबल पे इलास्टिक थ्योरी के अगेंस्ट में, ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा रेल है, वी हैव अज्यूम्ड कॉन्टिन्यूअस बार, तो मल्टीपल यहाँ पे हर सपोर्ट के ऊपर हमारा पॉइंट लोड लग रहा है रेल शीट पे, तो द कंप्लीट रेल इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जनरल थ्योरी है, तो बेंडिंग मोमेंट हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, PE की पावर -x/L साइन x/L माइनस कॉस x/L। तो दिस इज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बट वेरी सिंपल। L जो है दिस इज बेसिकली दी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फैक्टर विच इज गिवन बाय EI डिवाइडेड बाय म्यू की पावर 1/4। जो म्यू है यहाँ पर ट्रैक मॉडुलस है। ट्रैक मॉडुलस बेसिकली हमारा क्या है, इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज एक्सप्रेस्ड एज लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल पर यूनिट डिप्रेशन इनटू डिप्रेशन, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाती है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो बेसिकली इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, वो अभी सब्सिक्वेंटली हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। तो अब अगर मैच द फॉलोइंग पे करते हैं तो स्लीपर बेसिकली क्या किया उसने, पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया। बेलास्ट ने फिर जो डिफरेंट यूडीएल में जो डिफरेंट लाइन लोड्स थे उसको फर्दर यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया, और जो फिश प्लेट है वो वन सेक्शन ऑफ रेल को दूसरे रेल के सेक्शन से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई 60 केजी का रेल सेक्शन है, उसको 50 केजी के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए जो फिश प्लेट है दैट इज नोन एज कंबाइंड फिश प्लेट, कॉम्बिनेशन फिश प्लेट भी बोलते हैं उसको। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश प्लेट्स अवेलेबल। अगर सेम रेल सेक्शन है तो नॉर्मल फिश प्लेट्स हमारी विल बी यूजफुल। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग कंक्रीट स्लीपर्स, उनमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं ये इवॉल्व हुए इन 1877 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे इवॉल्व हुए 1877 में, और सबसे पहले जो इवॉल्व हुए कंसेप्ट इवॉल्व किया दैट वाज अ पर्सन, फ्रेंच मैन, ही वाज अ गार्डनर नोन बाय मिस्टर मोनियर। उन्होंने इवॉल्व किया और 1884 में कंक्रीट के स्लीपर की डिजाइन को पेटेंट करा लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन रेलवेज ने मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, और कई तरीके के स्लीपर्स अभी अवेलेबल हैं जो इंडियन रेलवेज में यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारा प्री स्ट्रेस स्लीपर है, ब्लॉक टाइप आरसीसी स्लीपर्स हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्लॉक के स्लीपर्स हैं, और प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स हैं। ठीक है, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्लॉक्स में दे आर होल्डेड विद द हेल्प ऑफ टाई बार। ठीक है, तो जो ट्रैक मॉडुलस है, बिकॉज यहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज की है इन्होंने ट्रैक मॉडुलस की यूज की है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रैक मॉडुलस इज बेसिकली थी, जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है, बिकॉज यहाँ पर भी हमारा जो रेल और हमारा स्लीपर का फ्रेम है दैट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दी रोलिंग लोड्स। ठीक है, तो वहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन के लिए इंडेक्स यूज होता है दैट इज अ ट्रैक मॉडुलस। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ ट्रैक, इट इज एक्सप्रेस्ड एज लोड इन किलोग्राम पर यूनिट रेल लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन इन द रेल बॉटम। ठीक है, यूनिट हमारी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो कंक्रीट स्लीपर के कुछ एडवांटेजेस हैं ये मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूं। कंक्रीट के स्लीपर्स आपको हैवी होंगे, इसी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी और स्टेबल होंगे, बिकॉज डायनेमिक लोड्स में जब वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही स्टर्डियर और हैवी होगा। तो इसी वजह से दीज कंक्रीट स्लीपर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग वेल्डेड रेल, बिकॉज दे हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बकलिंग ऑफ ट्रैक। ट्रैक हमारा बकल नहीं करता ड्यू टू थर्मल फोर्सेस। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारा जो ट्रैक मेंटेनेंस है वो बेटर हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं गेज, क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट, वो मेंटेन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, बिकॉज वो डिस्टर्ब नहीं होते अंडर द एक्शन ऑफ डायनेमिक लोडिंग। अब कंक्रीट स्लीपर का सब और तीसरा एडवांटेज ये कि इनका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है। ठीक है, बॉटम फ्लैट होने की वजह से जो ट्रैक मेंटेनेंस में मशीन्स चलती हैं, मॉडर्न मशीन्स चलती हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस, वो उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि दे आर सुटेबल इन ट्रैक सर्किटेड एरियाज। ट्रैक सर्किटेड एरियाज में आपने देखा होगा स्लीपर के टॉप पे हम लोग एफटीसी का मार्क कर देते हैं। एफटीसी का मतलब है फिट फॉर ट्रैक सर्किटेड एरियाज। ट्रैक सर्किटेड एरियाज बेसिकली जब से आपकी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आ गई है, आपने कलर लाइट सिग्नल्स देखे होंगे, तो वहां पे आपका जो ट्रैक है वो ट्रैक सर्किटेड रहता है, उसी से आपके सिग्नल्स कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्लीपर्स में जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको साइट पे भेजने से पहले वहां पर एक 230 वोल्ट का करंट पास करके उनकी टेस्टिंग करती है, और जो हमारे सर्टेन रेजिस्टेंस होता है उनका, वो अगर मीट करता है तो दे आर गिवन फिट फॉर ट्रैक सर्टिफिकेट साइन। दूसरा, नाइदर इनफ्लेमेबल, आग नहीं लगती, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज बाय पेस्ट और कोरोजन नहीं होगा इनमें। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो स्पैन है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ स्लीपर्स। 40 to 50 ईयर्स इज बेसिकली द डिजाइन कंसिडरेशन, ठीक है। और मास प्रोडक्शन करना इनका आसान है, ठीक है। अगर हम इसमें डायमेंशनिंग के फॉर्म्स में देखें तो मैंने आपको बताया था जो कोनिंग ऑफ व्हील्स में कि हमारी जो रेल्स हैं वो हमारी टिल्टेड रखी जाती हैं, बिकॉज हमारा जो सरफेस है स्लीपर का वो टिल्टेड होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेल का सीट का स्लोप ही 1/20 है, प्लस माइनस 0.25 उस पर टॉलरेंस है। दिस इज द स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर है, ठीक है। प्री टेंशन बेसिकली प्री टेंशनिंग से हम होवर प्रोसेस से स्लीपर बनाते हैं, ठीक है। तो 1/20 का जो कैंट है उसमें 0.25 का टॉलरेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स आर कॉन्केव कैम्बर इन एनी डायरेक्शन ऑन रेल सीट शेल नॉट एक्सीड 0.8 mm, ठीक है। तो ये आपके जो रख रहे हैं ये आपके इलास्टिक फास्टनिंग लगाने के लिए अरेंजमेंट है, और इसी के अंदर हमारा रेल का फुट रखा जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपकी पेंडल क्लिप लगा दी जाती है जो कि रेल को स्लीपर के साथ होल्ड करके रखती है। कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर स्लीपर आपका डैमेज हो गया तो उसकी आफ्टर इट्स डिजाइन लाइफ जो वैल्यू है कंक्रीट की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसी वजह से इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। बहुत हैवी होने की वजह से इसका जो बीटर पैकिंग है वो उसके लिए सुटेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत हैवी ट्रैक मेंटेनेंस के लिए मशीन चाहिए, मैनुअल मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डिरेलमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा हैवीली डैमेज्ड हो जाती है। और दूसरा इनकी जो हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट, ठीक है। मतलब एक स्लीपर आपका 300 to 350 kg अभी जो आपके बन रहे हैं इंडियन रेलवेज में 300 से अप्रोक्सीमेटली 350 kg में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्लीपर रेंज वेरी करता है। तो मैनुअली आप इनको हैंडल नहीं कर सकते, आपको मशीनिंग प्रॉपर मशीन चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें इनिशियल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है फॉर हैंडलिंग दी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो आप इसमें से अगर स्टेटमेंट देखोगे तो दे इंप्रूव द ट्रैक मॉडल्स, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, दे हैव बेसिकली नो स्क्रैप वैल्यू। दे रेंडर द ट्रांसपोर्टेशन इजी, रेंडर का मतलब है टू कॉज, ठीक है। दे मेक द ट्रांसपोर्टेशन इजी, दे मेक द ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी एंड स्टर्डियर वेट। दे मेंटेन द गेज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, बिकॉज इनका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, सेल्फ वेट बहुत अच्छा होता है। तो इसकी वजह से जो इनके गेज या क्रॉस लेवल है या अलाइनमेंट है वो मेंटेन करना इजी होता है, और जो सेटिस्फैक्टरली हम मेंटेन कर सकते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लीपर डेंसिटी के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको बता देता हूं, मैंने रेलवे इंजीनियरिंग के जो आपके ईएससी के क्वेश्चंस थे वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्लीपर डेंसिटी का कंसेप्ट। आप प्रीवियस वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दूंगा, तो वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजिली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि जो स्लीपर डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे जो डेंसिटी की यूनिट है वो है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। पहला तरीका ये है डेंसिटी को एक्सप्रेस करने का। अभी जो रिसेंट प्रैक्टिस है इंडियन रेलवेज में वो थोड़ा सा चेंज करी गई है, कहीं कहीं पर आपको ये फॉलो करने को मिलेगी, या फिर आपके नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखोगे अगर 1660 स्लीपर्स पर किलोमीटर, मतलब है कि 1 किलोमीटर ट्रैक में आपके 1660 स्लीपर लगे हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ में जो डिजिग्नेशन यूज करते हैं वो हम m+x या n+x फॉर्म में करते हैं। m बेसिकली जो है वो रोल्ड लेंथ है, रोल्ड लेंथ, ठीक है, रोल्ड लेंथ जो डिपेंड करती है कि ब्रॉड गेज का ट्रैक है या मीटर गेज का ट्रैक है। ब्रॉड गेज के ट्रैक में जनरली हम 13 मीटर की लेंथ, हमारी जो रेल आती है वो 13 मीटर की आती है, ठीक है। इसको आपने वेल्ड कर रखा है या फिश प्लेटेड जॉइंट से कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। तो यहां पर ये वेल्डेड रेल दिख रही है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये 1330 मीटर की आपकी रेल्स हैं।
तो इस वाले डिजिग्नेशन क्राइटेरिया में मीटर गेज में आपकी 12 मीटर की रेल हो गई। ठीक है, तो ब्रॉड गेज की 13 मीटर की रेल। तो यहां पे m और n की वैल्यू रख देंगे, और x जो है वो हमारा पैरामीटर है डिपेंडिंग अपॉन द कि रेल किस टाइप की है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है स्लीपर की, किस टाइप के स्लीपर आप यूज कर रहे हो, बैलास्ट कितना कुशन दे रहे हो आप, बैलास्ट किस टाइप का, और फॉर्मेशन का नेचर क्या है, उनके बेसिस पर x की वैल्यू हम फिट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा n+5, तो इसका मतलब हो गया हमारा ट्रैक आपको देखना है कि डेजिग्नेशन आपका जो है वो n+5 है, यानी नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो रेल लेंथ कहां से निकलेगी? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रैक। टाइप ऑफ ट्रैक यानी ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका दिया है कि इट इज अ ब्रॉड गेज ट्रैक। तो ब्रॉड गेज के लिए जो रोल्ड लेंथ है, रेल लेंथ है, वो हमारी 13 मीटर होगी। तो 13 मीटर को आप यहां पे रखोगे तो इट विल बी 18, यानी 18 मीटर, 18 मीटर, नॉट 18 मीटर, दिस इज 13 मीटर। तो ये नंबर जो है दिस इज m या n, तो ये 13 आप यहां रखोगे तो आपके आ जाएंगे 18 नंबर्स। दिस n+5 इज इन नंबर्स पर रेल लेंथ। ठीक है, अब ये रेल लेंथ कितनी हुई? 18 नंबर स्लीपर्स इन 13 मीटर लेंथ। अब आपसे पूछा गया कि 650 मीटर का रेलवे ट्रैक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रैक लेंथ है, ठीक है, रेल लेंथ नहीं है। ठीक है, तो ट्रैक लेंथ है 650 मीटर। तो आपको एक कैलकुलेट कर लेना है, 18 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 650, इट विल कम एज 900। तो 900 स्लीपर्स जो हैं आपके 650 मीटर लेंथ में लगेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आई वुड सजेस्ट जो मेरा इस पे कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर देखें, विल अप्रिशिएट इट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्रीदिंग लेंथ है लॉन्ग वेल्डेड रेल में, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? LWR का मतलब है बेसिकली लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। ठीक है, वेल्डेड का मतलब है इसमें फिश प्लेट्स नहीं लगाई आपने, वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ऑटोथर्मिट वेल्डिंग होती है और एक आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग होती है जो हम रेलवेज में फॉलो करते हैं। तो आपने यहां पर कई सारी रेल्स को एक साथ वेल्ड कर दिया। तो जो एटी वेल्डिंग है ये आपकी साइड पर होती है और फ्लैश बट वेल्डिंग भी साइड पे होती है, लेकिन जो रोल्ड पैनल्स आते हैं वो फैक्ट्री से हम पैनल्स लाते हैं। तो जनरली अभी जो इंडियन रेलवेज में प्रैक्टिस है 260 मीटर्स के पैनल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग वेल्डेड रेल है, इसको लॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो फ्री रेल है, फ्री रेल हमारी अगर हम ब्रॉड गेज में बात करें तो जो रोल्ड लेंथ है फ्री रेल दैट इज 13 मीटर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आपने क्या किया, आपको मान लो अपने ज्वाइंट्स हटाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस, बिकॉज जहां पर आपका जो ट्रैक है वो ज्वाइंट होंगे उसमें, तो वहां मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा। तो रेलवे टाइम के साथ इवॉल्व हुई, एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए वेल्डिंग स्टार्ट की गई। ठीक है, तो आपने सपोज ये आपकी फ्री लेंथ है, आप जोड़ते चले गए, वेल्डिंग करते चले गए। ठीक है, ये जो लेंथ है आपके 3 पैनल हो गए जैसे, तो ये 3 पैनल जैसे हुए 39 मीटर्स के। तो इस 39 मीटर्स के 3 पैनल्स को ब्रॉड गेज के ट्रैक में हम बोलते हैं शॉर्ट वेल्डेड रेल, SWR। ठीक है, टाइम के साथ हम इवॉल्व हो रहे हैं, फ्री रेल से हम आ गए SWR में। अब SWR से हम इवॉल्व हुए LWR में। हमने क्या किया, इन SWR को मल्टीपल वेल्ड करते चले गए, जब लेंथ ब्रॉड गेज में हमारी मोर देन 250 मीटर्स हो गई तो हमने उसको डिफाइन किया LWR। अब ये 250 के पीछे एक थ्योरी है। ठीक है, अभी हम ब्रॉड गेज ट्रैक की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम 2 कंसिडरेशंस ले रहे हैं कि ब्रॉड गेज का ट्रैक है और हमारे पास जो स्लीपर है वो कोई भी हो सकते हैं। आपके कंक्रीट स्लीपर्स हो सकते हैं, आपके PSC स्टील स्लीपर्स हो सकते हैं, आपके वुडन स्लीपर्स हो गए। तो अभी जो प्रैक्टिस है उसमें कंक्रीट स्लीपर है, जहां पर हम लॉन्ग वेल्डेड रेल का कंसेप्ट लेकर आए। तो 250 मीटर्स इन ब्रॉड गेज ट्रैक जब होगा तो वो ट्रैक को हम बोलेंगे लॉन्ग वेल्डेड रेल, मतलब पूरा ट्रैक ही स्ट्रक्चर इज LWR स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर, तो ये जो 250 मीटर है, आपने इसमें जितने भी ज्वाइंट्स आए वो आपने सिंगल पैनल
अभी जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई 260 मीटर का जो पैनल आ रहा है वो हमारा, अगर आप सिंपली डाल दोगे तो वो हमारा इट विल बी अ लॉन्ग वेल्डेड रेल। ठीक है, अब ये 250 मीटर का कंसेप्ट ऐसे आया कि अगर आप यहां से लेके आपने यहां इस पॉइंट के बीच में ट्रैक डाला जिसमें एक सर्टेन लेंथ जो है वो हमारी L है ग्रेटर देन 250 मीटर। ठीक है, यहां से लेके ये पूरी लेंथ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे LWR। अब इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा, यहां पर होगा हमारा कुछ एक्सपेंशन ज्वाइंट, बिकॉज अंडर द टेम्परेचर इफेक्ट ये हमारी रेल एक्सपैंड करेगी। ठीक है, रेल एक्सपैंड करेगी, बट होगा क्या जब रेल एक्सपैंड करेगी, तो बिकॉज यहां पर आप देख पा रहे हैं बेलास्ट भरा हुआ है, तो जब रेल आपकी एक्सपैंड हो रही है तो देयर विल बी बेलास्ट रेजिस्टेंस जो इसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बेलास्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बेलास्ट रेजिस्टेंस आपकी। अब ये बिकॉज स्टील है आपकी, तो बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पे अगर आपने ज्वाइंट दिया मतलब एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया, यहां पे ये आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट है। ठीक है, इस ज्वाइंट को हम रेफरेंस लेते हुए इधर की तरफ चले तो होगा कि जैसे जैसे हम यहां से दूर जाते जाएंगे तो देयर विल बी बिल्डअप ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे जैसे जा रहे हैं हमारा जो लेटरल रेजिस्टेंस है वो फुली मोबिलाइज होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी थर्मल फोर्स है लॉन्गिट्यूडनल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो डेल्टा टी है उसकी वजह से जो इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स आ रही है वो फोर्स हमारी आपको पता है AE अल्फा टी है। स्टील के केस में आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो। तो ये थर्मल फोर्स जो होगी ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल बेलास्ट रेजिस्टेंस को इक्विलिब्रियम में ला देगी, और ये मोबिलाइज कहां से होगी, यहां से होगी, और धीरे धीरे ऐसा पोर्शन आएगा कि ये बराबर हो जाएगी। तो ये पोर्शन में हमारी जो थर्मल फोर्स है और बेलास्ट रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और फिर से दूसरे एंड पे भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये लेंथ जो है दिस विल बी कॉल्ड ब्रीदिंग लेंथ। तो यहां पे बेसिक में एक्चुअल में इस लेंथ में इस 250 मीटर के ट्रैक में ये एक्स लेंथ कुछ ऐसी होगी जो हमारी बेसिकली ब्रीथ करेगी। ब्रीथ का मतलब है इट विल एक्सपैंड आर कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक्सपैंड ही करेगी, इट विल एक्सपैंड आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी वाले पोर्शन में हमारी जो थर्मल फोर्स है बेलास्ट रेजिस्टेंस इतना इस लेंथ में इतना मोबिलाइज हो जाएगा, यानी इतना पोर्शन अगर देखें तो इसमें इतना बेलास्ट रेजिस्टेंस मोबिलाइज हो जाएगा जो इसके आगे जो थर्मल फोर्स है इसको बैलेंस आउट करके रखेगा, तो पूरा ट्रैक स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन पे रहेगा। दिस विल बी हेल्ड इन पोजीशन। ठीक है, तो ये मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे हम नॉन ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, तो एंड पोर्शन जो होंगे जहां पर आपके एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं उसकी तरफ से सर्टेन लेंथ जो होगी वहां पर बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल बेलास्ट रेजिस्टेंस फ्रीली मतलब मोबिलाइज होते हुए एक सर्टेन लेंथ तक फुली मोबिलाइज होगा जो कि थर्मल फोर्स को बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, और वो हमारा थर्मली मतलब ये पोर्शन रिस्ट्रेंड होगा, हेल्ड इन पोजीशन रहेगा, जिसको नॉन ब्रीदिंग लेंथ बोलते हैं। तो ब्रीदिंग लेंथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये वो लेंथ है LWR के एंड में जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को टेम्परेचर के अकाउंट में वेरिएशन कर रही है। ठीक है, यानी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब ये ब्रीदिंग लेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर जो जॉइंट हम देते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट, और इसको टेक्निकली हम कह सकते हैं स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, SEJ बोलते हैं, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। तो आप ध्यान रखना कि अब आप देखोगे कि जब यही ट्रैक ब्रॉड गेज की जगह मीटर गेज का हो जाएगा तो मिनिमम लेंथ जो LWR इस बिहेवियर के लिए चाहिए वो आपको चाहिए 500 मीटर्स। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो SWR है वो 39 मीटर्स का है। बेसिकली मिनिमम लेंथ जो है SWR की 3 वेल्डेड पैनल है, इतनी लेंथ में फ्रीली
एक्सपेंशन हो रहा, नहीं पूरा स्ट्रक्चर मूव करता है एसडब्ल्यूआर में, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो ब्रीदिंग लेंथ के से कम या उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी ट्रैक स्ट्रक्चर जो ब्रीदिंग लेंथ के बराबर है उससे कम होगा, वो पूरा ट्रैक स्ट्रक्चर फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेगा, बिकॉज जो रेल्स हैं वो हमारी बहुत इफेक्टिवली फास्टेंड है स्लीपर के साथ, तो हमारी रेल्स फ्रीली मूव नहीं करती हैं ट्रैक में। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब वहां पर क्रीप हो रहा है। ठीक है, जिसको हम अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वेल्डेड रेल्स हो गया वो सेंट्रल पार्ट जो हमारा, तो लॉन्ग वेल्डेड रेल हमारी वो वेल्डेड रेल हो गई जिसका जो सेंट्रल पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, लेंथ ग्रेटर देन 250 मीटर्स इन ब्रॉड गेज, और ये थ्योरेटिकली 500 मीटर आती है मीटर गेज में, बिकॉज वहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल बैलास्ट रेजिस्टेंस है वो अलग होगा। ठीक है, तो वहां पे लेंथ ज्यादा चाहिए एलडब्ल्यूआर बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो जनरली हमारी जो मैक्सिमम लेंथ है इंडियन रेलवे कंडीशन में, इट कैन गो अप टू 8 to 10 किलोमीटर्स, बिकॉज हमारा जो एक ब्लॉक सेक्शन की जो रेंज है जनरली 7 to 10 किलोमीटर्स रहती। ब्लॉक सेक्शन बेसिकली ये हो गया, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, इसका स्टेशन यार्ड, इसका जो आउटर सिग्नल है वो यहाँ है, इसका आउटर सिग्नल वो यहाँ है, तो ये जो पोर्शन हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड बेसिकली ब्लॉक सेक्शन, जिसके बीच में आपकी एलडब्ल्यूआर होगी। यानी यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक में यहाँ पर आपके जॉइंट्स वाला ट्रैक होगा और यहाँ पे आपका एलडब्ल्यूआर होगा, और अगर ये एलडब्ल्यूआर आपने थ्रू आउट स्टेशन यार्ड्स में कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेल्डेड आर, कॉन्टिन्यूअस वेल्डेड रेल। इस कॉन्टिन्यूअस वेल्डेड रेल तो बेसिकली क्या हो गया, एलडब्ल्यूआर हो गई पासिंग थ्रू स्टेशन यार्ड्स। ठीक है, स्टेशन यार्ड से भी पास होके जा रही है, और एलडब्ल्यूआर बेसिकली एक ब्लॉक सेक्शन में हमारी लिमिटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने यहां पर जो थर्मल फोर्स थी ये यहां पर P इक्वल टू AE डेल्टा T रहेगी, और बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्लीपर डेंसिटी पर हमारी जो ब्रीदिंग लेंथ है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, स्लीपर डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, टाइप ऑफ रेल पर डिपेंड कर रही है, हमारा बैलास्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, टेम्परेचर जोन पे डिपेंड कर रही है। तो आप देख पा रहे हो कि 1540 वाली जो स्लीपर डेंसिटी है वहां 60 kg का अगर हम सेक्शन लेते हैं तो जोन 1 में हमारा 60 मीटर आपकी ब्रीदिंग लेंथ है। ठीक है, यानी आपके 250 मीटर का अगर ट्रैक था तो यहां पर 60 मीटर ये इधर हो गया और 60 मीटर इधर हो गया। ठीक है, ये हमारा ब्रीथ कर रहा है, बाकी जो हमारा 130 मीटर का ट्रैक है वो उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो ब्रीथ नहीं कर रहा है। ठीक है, 52 kg में आपकी लेंथ कम होगी, 90 आर के केस में और कम होगी। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जोन बढ़ता जाएगा, हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर हमारी ब्रीदिंग लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं तो जनरली हमारी 50 से लेके 80 मीटर्स तक ब्रीदिंग लेंथ वेरी कर रही है। ठीक है, जिसमें हमारा टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, SWR इज बेसिकली 39 मीटर से कम वाली जो लेंथ है, अप टू 39 मीटर इट इज अ SWR, और मीटर गेज में आपका 36 मीटर का हो जाएगा, बिकॉज वहां पर आपकी एक रोल्ड लेंथ जो है वो 12 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब जो फोर्स है वो मैंने थर्मल फोर्स आपको बताया, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल, स्क्वायर सेंटीमीटर में जो एरिया है 52 kg के लिए 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 60 kg रेल सेक्शन के लिए 76.86 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका जो स्टील के लिए 1.15 × 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, एंड T इज दैट वेरिएशन इन टेम्परेचर। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।